हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको भी जो मैंने लाइव क्लास ली थी उसको दोबारा से करवाऊंगा। वैसे ही वीडियो मैं 3 बार बना रहा हूँ। इससे पहले जो लाइव से पहले एक बनाई थी, जब उसमें वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, ब्लूटूथ ऑफ हो गई थी, इस वजह से वॉइस नहीं आई थी। सेकंड बार लाइव क्लास ली उसी की वजह से, तो भाई उसमें क्वालिटी की प्रॉब्लम आ गई थी, उदाहरण नहीं दिया था मेरे से, सेट नहीं हो पाया अच्छे से। अब देखिए दोबारा से करा देता हूँ आपके लिए। जब इतनी मेहनत करवा दी तो 10-15 मिनट का काम हो रहा है। वैसे अब तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन ये है जैसे जैसे मैं जितनी वीडियो बन रही है उस हिसाब से स्पीड बढ़ती जाएगी। फर्स्ट वीडियो बनाई थी जब मैंने 1 घंटे बनाई थी, वही बाद में जब 40 मिनट में, अब 30 पे आ जाएगा। ठीक है। इससे पहले का लेक्चर डाला था मैंने भाई आपको आंशिक अवकलन, समघात फलन और एक अनंत स्पर्शी निकालना, और एक था वो, हाँ, आयलर प्रमेय या आयलर समीकरण, उस पर क्वेश्चन आएगा। एक आप डायनेमिक एक समघात इक्वेशन पढ़ेंगे, समघात अवकल समीकरण, वो पढ़ेंगे आप थर्ड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में। सिर्फ आपके 2 यूनिट पढ़नी होंगी आपको, पूरी साल में आप 2 यूनिट पढ़ेंगे उस बुक में। अगर आप हमारे वाले पैटर्न में होते टोटल 8 यूनिट पढ़ते उस बुक में, तो भी आपके लिए नुकसान है वैसे तो ये सब, है ना, लेकिन अच्छा है, आपकी परसेंटेज बन जाएगी। अब देखिए भी, आप कंटिन्यू सभी लेक्चर देखना। फर्स्ट लेक्चर देखना पहले, जब सेकंड लेक्चर को देखना। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा भी, है ना। जैसे ही क्वेश्चन डालूं तो ओनली आप डिफरेंट कैलकुलस की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना। उसमें से इंटीग्रेशन के पार्ट के मैं इसी तरह से 1-2 पार्ट में आपको सॉल्व करवा दूंगा, इसी तरह से प्रोसेस समझा दूंगा। फिर बाद में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ट्राई करना। इसी तरह लगभग 4-5-6 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स। आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, है ना भाई, फिजिक्स की, तो वो भी मैं डाल दूंगा आपको, अप्रैल के लास्ट तक अवश्य डाल दी जाएगी। देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट निकालना, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट निकालना, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट निकालना। इसके लिए डेफिनेशन वगैरह भाई आप बुक से देख लेना, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ, लेकिन आपको जो लेंथी क्वेश्चन आता है उसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट का क्वेश्चन अवश्य आएगा। इसके साथ में आएगा दिक् बिंदु का क्वेश्चन। जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपसे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट निकलवाएगा, साथ में उसी में आप एक से क्या निकलवा सकता है, दिक् बिंदु निकलवा सकता है। तो देखिए फर्स्ट देखना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके लिए पर्याप्त प्रतिबंध देखिए, जो मैक्सिमम मिनिमम है उसके लिए पर्याप्त प्रतिबंध आपको किस तरह से क्या फाइंड करना है। आर बराबर निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और टी बराबर निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। टी बराबर निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और एस बराबर निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। ठीक है। यहां से निकालना है आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर ए कोमा बी, आपको ये क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। ए कोमा बी क्या है, यहाँ पर चरम बिंदु है, कोई पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए आएंगे। अब देखिए, ये तो आपको अवकलन करना है। एक सारणी बना देता हूं जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि उच्चिष्ट है निम्निष्ट है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है भाई, कंडीशन अवश्य याद रखना। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ए कोमा बी ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट क्या होगा, विद्यमान होगा। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर का जो मान निकल कर आता है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट विद्यमान होगा। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ए कोमा बी लेस देन 0 है, तो ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही क्या होगा, निम्निष्ट होगा। नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। ठीक है। थर्ड आपके सिलेबस में है नहीं, ये एस स्क्वायर ए कोमा बी इक्वल में 0 वैसे है नहीं, संदिग्ध स्थिति आ जाएगी, आपके सिलेबस में है नहीं। अब देखिए, यदि ये कंडीशन आ जाती है तो उसमें उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट तो विद्यमान होगा, लेकिन इसी में आपको ये फाइंड करना है कि उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। वो किस तरह से निकालना है, यदि आर का मान ग्रेटर देन 0 हो तब तो होगा भाई मिनिमा, क्या होगा, मिनिमा। और यदि आर लेस देन 0 हो तब क्या होगा, मैक्सिमा, क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है। अब ये आपको किस तरह से निकालने हैं वो आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, उससे इजीली समझ आ जाएगा। ये कंडीशन याद रखनी है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन वगैरह उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की नहीं पूछता टर्म टेस्ट, सॉरी वो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको ये प्रोसेस याद रखना है, बस ये कंडीशन याद होनी चाहिए। आप उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ भाई। किसी को फर्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो
वो बता देना है ना, किस कोई टॉपिक नहीं समझ आया हो। वैसा डिफरेंट कैलकुलस में ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का पार्ट है। जो समझने लायक बुक होंगी वो आपकी सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाएंगी, उनमें भी आप कुछ नहीं बस 2-2 यूनिट पढ़ते जाओगे। एग्जाम्पल देखना, u बराबर एक्स वाई प्लस में ए क्यू 1 में एक्स प्लस में 1/y। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। मैं इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दे रहा है आपको, लेकिन जो आपके क्वेश्चन आएगा उसमें पॉइंट दिए हुए आएंगे, ए और बी के मान दिए हुए आएंगे, उनको रखकर आपको निकालना है। मैं कुछ मान लूंगा, देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। डेल यू अपॉन में डेल एक्स, यदि डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालिए, यानी इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा प्लस में ए क्यू माइनस 1/x² आ जाएगा। अब कर लेना भैया, आप इजीली कर सकते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालिए, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में ए क्यू माइनस 1/y²। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए x² एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, y(x² इक्वल में ए क्यू। इसको जीरो के इक्वल रखना भैया ना, जिस जीरो के इक्वल आएगा, फिर यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना, y² समझ आ रहा होगा आपके, इससे गुणा कर देना, इधर की साइड ये जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा x(y² इक्वल में ए क्यू। मैंने बोला था ना स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, अब लेकिन कोशिश करूंगा धीरे धीरे करवाऊं। x(y² इक्वल में ए क्यू, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए कौन क्या फाइंड करना होता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ए कोमा बी आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। अब यहां से आप आर किस तरह निकालते हैं, आर बराबर निकालते हैं, आर बराबर निकालते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल टी स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर। देखिए अब ये मैं यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, इसमें आप रख रख कर देख लेना, आपको वैसे क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ आएगा। इसमें 0 0 का आप सेट रखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो आपको ए कोमा ए लेना है, यहाँ पर पॉइंट मान कर लेना ए कोमा ए। वो सेटिस्फाई किस तरह से नहीं संतुष्ट करेगा, जब 0 0 रखेंगे ना, ये समीकरण इक्वल नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, इक्वल नहीं आएगी। वैसे आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है, आपको जो डायरेक्ट इस तरह से पॉइंट दिए आएंगे कि 1/2 पाई/3 इन पर निकालना है, इजी हो जाता है उससे क्वेश्चन, ठीक है। इसका दोबारा अवकलन कीजिए, एक बार तो रखा है, एक बार और कीजिए तो आ जाएगा 2, क्योंकि y का तो 0 हो जाएगा ना। इसका करिए 1/x² का ऊपर ले जाकर x की पावर -2, माइनस चिन्ह यानी कि x की पावर n, इससे करना nx n-1 आ जाएगा 2aq अपॉन में x³ आएगा भाई। अब आप 2aq x की जगह रखना, तो aq हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर t निकालना, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल y², इस तरह से ये भी आ जाएगा, ये भी सॉल्व कर लेना। अब आप अवकलन तो कर सकते हैं ना, ए क्यू अपॉन वाई क्यू इक्वल में 2aq अपॉन में ए क्यू, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहां से आप क्या निकालिए, एस निकालिए, क्या निकालिए, एस निकालिए। वो किस तरह से निकालना है, डेल स्क्वायर यू अप डेल, पहले तो y के सापेक्ष करना है, फिर x के सापेक्ष करना है। तो y के सापेक्ष एक बार हो रखा है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, 1 आ जाएगा, 1 प्लस में देखिए ऐड कीजिए, एक क्यू इसका 0 हो जाएगा ना, x के सापेक्ष करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। अवकलन आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं कि आंशिक अवकलन के सारे फॉर्मूले याद कर लेना, अवकलन आप इजीली सॉल्व कर देंगे। वैसे आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं भाई, क्योंकि 12th क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। जो हम बीएससी कर रहे हैं ना, तो आपको अवकलन समाकलन तो इजीली आते होंगे। अब देखिए आप इसमें मान रखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर ए कोमा ए आ जाएगा, है ना। आर का मान कितना है, 2 × 2 - 1, 3 ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा, 3 जो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट तो क्या होगा, विद्यमान होगा। ये तो कंफर्म है कि मैक्सिमा या मिनिमा तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन अब ये फाइंड करना है कि आपको मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा इन पॉइंट्स पर, ए कोमा ए पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो आप किससे प्राप्त करेंगे, आर से। यदि आर का मान
ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, मिनिमा होगा। आर का मान लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा होगा। आर का मान क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन जीरो, तो यानी कि मिनिमा होगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाई लेंथी क्वेश्चन आ जाए, लेंथी कुछ नहीं होगा, इसमें अवकलन करना होता है, वो फलन आपको किस तरह से दे दिया जाए उससे थोड़ा लेंथी हो जाता है। यदि आपको फंक्शन थोड़ा सा लेंथी हो तो उससे क्वेश्चन भी लेंथी होगा। ये बाकी का कुछ नहीं है, आपको एक दो बार अवकलन करने हैं और इसमें मान रखने हैं, इजी वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखना इसी से रिलेटेड, दिक बिंदु। कौन सा, दिक बिंदु आपके सिलेबस में होगा भी है ना, नहीं हो तो भी सीख लेना, आगे काम देगा। उचिष्ट तथा निम्निष्ट का क्वेश्चन 100% सवेरे भाई सेमेस्टर में अवश्य आएगा। उचिष्ट तथा निम्निष्ट एक अनंत स्पर्शी का एक चाप का अवकलन जो पदिक समीकरण, और शॉर्ट क्वेश्चन में आंशिक अवकलन तो काम आएगा सभी क्वेश्चन में। एक आयलर प्रमेय पर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चार क्वेश्चन बन जाते हैं ना, जब ए बी इस तरह से, फिर अथवा में बन जाएगा ए बी, ए पॉइंट बी पॉइंट इस तरह से, और सी बी पॉइंट बना सकता है ना। तो क्वेश्चन सभी टॉपिक से आ जाएगा। देखना दिक बिंदु, यदि वक्र के किसी बिंदु, यदि दिए हुए वक्र से दो स्पर्श रेखाएं निकलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, दिक बिंदु बोलते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना भाई, बुक से देख लेना, सारी डेफिनेशन जो भी है इस चैप्टर में, लगभग लगभग ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, 8-10 है, सभी को पढ़ लेना भाई। मेरा काम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना है ना, नहीं तो मैं वैसे लेक्चर वाइज आपको करवा सकता था, यूनिट वाइज हर यूनिट के 8-10 लेक्चर, लेकिन आप इंटरेस्ट लेते हैं नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं, टाइम भी नहीं था। ठीक है, अब देखिए दिक बिंदु, इसमें भी 3 पॉइंट है भाई। फर्स्ट पॉइंट है नोड, सेकंड पॉइंट है उभयाग्र, थर्ड है वियुक्त बिंदु। वियुक्त बिंदु सभी की डेफिनेशन पढ़ लेना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट है जिस तरह से मैक्सिमम मिनिमम का है। वही आवश्यक प्रतिबंध क्या है दिक बिंदु के लिए, दिक बिंदु के लिए आवश्यक प्रतिबंध, भाई आपके लिए ना 3 बार वीडियो बना रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना बस। आवश्यक प्रतिबंध, इसमें भी वही कंडीशन है, आर बराबर निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपोन में डेल एक्स स्क्वायर, टी बराबर निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपोन में डेल वाई स्क्वायर, और एस बराबर निकालना है डेल स्क्वायर एफ, पहले वाई के सापेक्ष करना है, फिर किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि आपको एस स्क्वायर माइनस आर टी ये फाइंड करना होता है, और उसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर ये फाइंड करना होता है। ठीक है भाई, उसमें तो उचिष्ट निम्निष्ट के लिए आर देखते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना इसमें नोड कब होगा, उभयाग्र कब होगा, वियुक्त बिंदु कब होगा, उसके लिए कंडीशन देखिए। यदि देखिए आर एस स्क्वायर माइनस आर टी ग्रेटर देन जीरो हो तब तो क्या होगा, नोड होगा। यदि आर एस स्क्वायर माइनस आर टी एक में बीच में पॉइंट दिए आएंगे भैया ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसका मान यदि ग्रेटर देन जीरो है तब तो कौन सी स्थिति होगी, नोड होगी, है ना, नोड होगी। सेकंड है, यदि एस स्क्वायर माइनस आर टी इक्वल में जीरो हो तब क्या होगा, उपव्याग्र होगा। थर्ड है, एस स्क्वायर माइनस आर टी ग्रेटर देन जीरो हो तब क्या होगा, वियुक्त बिंदु। ठीक है भाई, ये नोड वाल टॉप, सॉरी ये हो गया दिक बिंदु। दिक बिंदु और मैक्सिमा का क्वेश्चन एक साथ ज्वाइंट होकर आता है, उसमें आपसे जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, इस तरह से डिवाइड करके उसमें दिक बिंदु पूछ लेगा और मैक्सिमा मिनिमम पूछ लेगा। 15 नंबर का आएगा तो फलन थोड़ा सा देख लेना किस तरह का आएगा, जिसमें थोड़ा सा अवकलन हार्ड सा हो, ऐसा आएगा। उसके लिए आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखना, अनवलोप है या नहीं आपके सिलेबस में भैया, अनवलोप का समीकरण निकालना, अनवलोप का समीकरण किस तरह से निकाला जाता है वो देखिए। वैसे लास्ट ईयर था ये टॉपिक्स आया था, इससे क्वेश्चन, अनवलोप का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो देख लेना। अनवलोप समीकरण, अनवलोप समीकरण ज्ञात करना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई इसकी, अनवलोप की, है ना, डेफिनेशन याद कर लेना।
अनवलोप का समीकरण किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो देखिए। इसकी फर्स्ट विधि देखना भाई, फर्स्ट मेथड, दो मेथड हैं, आपको जो सा अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो कहाँ यूज में लिया जाता है, फर्स्ट कहाँ लिया जाता है, उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। देखिए फर्स्ट मेथड देखना, यदि वक्रकुल का समीकरण, यदि वक्र का जो समीकरण है, फंक्शन दे रखा है आपको एक्स वाई एल्फा इक्वल में 0, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। जहां एल्फा क्या है, जहां एल्फा क्या है, प्राचल है भाई, प्राचल है। जहां एल्फा क्या है, प्राचल है। यदि एफ का किसके सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, समीकरण 1 का, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, एल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एल्फा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स और वाई क्या रहेंगे, यहाँ पर अचर रहेंगे, एक्स और वाई क्या रहेंगे, अचर रहेंगे, एक्स और वाई क्या रहेंगे, अचर। ठीक है, तो आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एल्फा, जिसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। इसको क्वेश्चन नंबर, समीकरण नंबर 1 व 2 से एल्फा का विलोप कर आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, विलोप कर अनवलोप का समीकरण निकाल सकते हैं। समझना भाई, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, उससे इजीली समझ आएगा। अनवलोप समीकरण क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट मेथड, लेकिन आपके जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो सेकंड मेथड से आते हैं, और आपके बीएससी में तो 100% श्योर है सेकंड मेथड से क्वेश्चन आएगा। देखिए सेकंड मेथड है वो है, यदि वक्र, भेजिए भाई, यदि वक्र का समीकरण दे रखा है एफ एक्स वाई एल्फा इक्वल में ए एल्फा स्क्वायर प्लस में बी एल्फा प्लस में सी इक्वल में 0, यदि आपको जो इक्वेशन दिया है उसमें द्विघात समीकरण बन रहा है, डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा भाई, आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बनाना होगा, है ना, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण बन रहा है, दिए हुए इक्वेशन में द्विघात समीकरण बन रहा है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें आपको बनाना पड़ेगा द्विघात समीकरण, वो इजी बन जाएगा, आपको समझ आना चाहिए। ये फाइंड करना आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, यही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में इसी पर करवाऊंगा आपको। यदि आपको दी हुई इक्वेशन में द्विघात समीकरण बन रहा है तो आप डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, ये दोबारा से सब कुछ मेहनत करनी होगी, इसमें दोबारा से इसको टाइटल वगैरह सब बहुत मेहनत लगती है भैया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखना, y बराबर, यदि मैं ले लूँ y बराबर एम एक्स प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, कौन से मेथड से सॉल्व करोगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, वैसे मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है क्वेश्चन की। यदि वक्रकुल का समीकरण, ऐसे लैंग्वेज ऐसे लिख सकते हैं आप, यदि वक्रकुल का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, तो दिए हुए समीकरण का अनवलोप समीकरण फाइंड कीजिए। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो लिखा हुआ आएगा कि दीर्घवृत्त है, जो आपको इक्वेशन प्राप्त होगी वो दीर्घवृत्त की होगी, लेकिन जो शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आते हैं ना भाई उसमें इस तरह का नहीं आता, लेकिन उस सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो 6 नंबर लाने हैं ना, 6-7 नंबर का जो भी आता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगी। अब इसमें डायरेक्ट तो आपको दिख नहीं रहा कि क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है, और ऐसे दिखेगा भी नहीं किसी भी क्वेश्चन में, आपको हल्का सा माइंड लगाना, इजी वे में सो हो जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन इसी से आएगा, 100% श्योर है आपके बीएससी में इसी से क्वेश्चन आएगा जो द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें भी कुछ स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनसे द्विघात समीकरण नहीं बनेगी ना, तो नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, y माइनस इसका पक्षांतर कर दूं एम एक्स, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जिससे द्विघात समीकरण बन जाए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर। यदि बोथ साइड में स्क्वायर कर दूं इक्वल में, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m एक्स वाई इक्वल में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहां से आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं, वो देखिए किस तरह से। इस इन पद को देखिए, इसका यदि इधर की साइड में पक्षांतरण कर दूं और इसमें से एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2mxy माइनस 2mxy माइनस 2mxy प्लस में देखिए वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में 0। तो ये तो किसका कार्य कर रहा है, ए एल्फा स्क्वायर का। एल्फा की जगह इसमें कौन सी टर्म है, एम। ये किसका, बी एल्फा का। इसमें एल्फा की जगह देखिए प्लस में ये सी का कार्य कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना। द्विघात समीकरण बन रही है, द्विघात समीकरण बन रही है तो आप किस तरह से यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। बी का मान क्या है यहाँ पर, इस पद को नहीं लेना भी, माइनस 2xy इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 4 ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वाई का बी सी का मान क्या है, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इक्वल में 0 है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मैं इधर की साइड पक्षांतर कर दूं तो इक्वल में आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल में, इनको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, गुणा कर लीजिए आपस में, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म रहेगी कौन सी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए इसका भी मैं पक्षांतरण कर दूं, माइनस चिन्ह गायब हो जाए, जिससे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस नहीं है इसमें है ना, इसके साथ ये भाई बी स्क्वायर प्लस में, इसमें से माइनस चिन्ह लेकर इस तरह की साइड कर दूंगा है ना, प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल में हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए आपको तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि दीर्घवृत्त का समीकरण है, किसका समीकरण है, तो आपको अगर इक्वेशन याद है ना, जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इक्वेशन याद होगी, लेकिन नहीं होगी, कुछ स्टूडेंट्स को याद होगी, जिनको इक्वेशन याद है ना, वो तो आप डायरेक्ट उनको तो आंसर पता होगा। अब इसमें यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड कर दूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में 1, जो कि किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप अनवलोप का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना होगा इक्वेशन को सॉल्व करके। वैसे क्वेश्चन इसी बेस पर आएगा आपका है ना, ज्यादा 90% चांस इसी से होंगे, क्योंकि हर बार इसी से क्वेश्चन आता है अनवलोप का, हमारे टाइम भी इसी से आता है, लास्ट ईयर भी इसी से आता है भाई, इसी से आएगा। लेकिन आपको बात यह है कि द्विघात समीकरण ऐसा तो होगा नहीं कि द्विघात समीकरण डायरेक्ट दिख जाएगी इस तरह से, ऐसे तो फिर वो क्वेश्चन रहा ही कितना भी है ना, इसी तरह से आएगा ना, आपको द्विघात समीकरण स्वयं बनानी होगी। 3 टॉपिक हो गए। फर्स्ट में मैंने मैक्सिमम मिनिमम 100% से वाला क्वेश्चन आएगा, एक दिग्बिंदु आपके सिलेबस में हो तो देख लेना, एक अनवलोप का समीकरण फाइंड करना। अब नेक्स्ट देखना चाप का अवकलज जो पदिक समीकरण 100% से क्वेश्चन आएगा भाई, पदिक समीकरण चाप का अवकलज वक्रता, 3 टॉपिक्स हैं। आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं, क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे क्योंकि उनमें अवकलन का काम है जो आप इजीली कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखिए सबसे पहले हम वक्रता देखिए, कर्वेचर ना भाई। एक बात और सुन लेना, वो वीडियो में वॉइस की प्रॉब्लम आ रही हो, इससे फर्स्ट जो वीडियो में डाली थी तो मैंने एक वीडियो में बोल दिया है कि इसमें जिसमें क्वेश्चंस करवाएं, लेकिन वो क्वेश्चन का लेक्चर मैंने डाला नहीं था। मेरी सोच थी कि मैं फर्स्ट में क्वेश्चन का लेक्चर डालूंगा, बाद में ये डालूंगा, लेकिन ऐसा नहीं, बाद में बदल गया।
उस वीडियो में वॉइस इंग्लिश में आ रही होगी डायरेक्टली, लेकिन आप सेटिंग्स का जो ऑप्शन होता है जिस पर जाना, जहाँ क्वालिटी इंक्रीज करते हैं आप, उसमें ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आ रहा होगा, ऑडियो ट्रैक का ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आ रहा होगा। स्टार्टिंग में बताना चाहिए था पर नहीं ध्यान देता भाई, है ना। ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें देखना एक तो इंग्लिश में आ रहा होगा, एक हिंदी में आ रहा होगा, तो आप वहां से कर सकते हैं। उस पे से जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा फायदा, ये नया फीचर है भाई, अभी आया, अपडेट हुआ है 2-5 दिन से, अभी सार वीडियो में आ रहा है इस तरह से। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैंने वीडियो में बोल दिया है, और वो थोड़े से आपसे समझदार हैं मोबाइल वगैरह के बारे में, तो कर लेते हैं ना। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वहां से हिंदी में और इंग्लिश में। जब इंग्लिश में करेंगे तो रियल वॉइस नहीं आएगी, अलग से वॉइस आ रही है। हिंदी में तो वो जो ओरिजिनल वॉइस है वही आ रही है। ठीक है भाई, ये ध्यान नहीं रहता फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। वक्रता, वक्रता समानुपाती होती है वक्रता त्रिज्या के। वक्रता किसके समानुपाती होती है? वक्रता त्रिज्या के। वक्रता किसके समानुपाती होती है? वक्रता त्रिज्या के। इसको आप रो के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? रो के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है रो बराबर डी एस अपॉन में डी साइन। रो बराबर डी एस अपॉन में डी साइन। ये सूत्र आपको फाइनल ईयर में काम आएगा भाई। जो आप फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, आपके तो ओनली फिफ्थ में ही रहेगी शायद, डायनेमिक्स पढ़ेंगे जब, डायनेमिक्स मैथ पढ़ेंगे जब काम आएगा। ठीक है, वहां पर आपको ये अभिलंब त्वरण निकालने के लिए यूज में लिया जाएगा। ठीक है, वो सब बाद की बातें आप आराम से पढ़ सकते हैं। रो बराबर डेल एस अपॉन डेल फाई। सेकंड देखना कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में क्या होगा? रो बराबर 1+dy अपॉन में dx का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन में dx का स्क्वायर। जब वक्रता आपको फाइंड करनी हो और आपको कार्तीय रूप में दिया हो, ये एक तो x अक्ष के लंबवत है, सॉरी x अक्ष के समांतर है, और जब y अक्ष के समांतर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना कि dx अपॉन dy और dx अपॉन dy इस तरह से करना है ना। ये जो फाइनल ईयर में काम आएगा वो आपको इस तरह से काम आएगा, वी स्क्वायर अपॉन रो। वी स्क्वायर अपॉन रो अभिलंब त्वरण निकालने के लिए यूज में दिया जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप अभिलंब, सॉरी आप तो सिक्स में पढ़ोगे है ना, आपके तो जब भी प्रैक्टिकल नहीं होते मैथ्स में थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएंगे, फोर्थ, थर्ड फोर्थ से। वी स्क्वायर अपॉन रो, तो ये सूत्र अब ध्यान रखना भाई, रो बराबर क्या होता है? डी एस अपॉन डी फाई, जब आप अभिलंब त्वरण निकाल पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स दोनों में आपको, आपके तो शायद एक सेम में चलेगी, आप तो बहुत कम सिलेबस पढ़ रहे हो अभी, ये सब याद रखना, इतना ही काफी अभी तो आपके लिए। थर्ड सूत्र देखना इसका, रो बराबर जब प्राचलिक रूप में हो, जब x व y किस में हो? प्राचलिक रूप में हो। किस में हो? प्राचलिक रूप में हो, तब देखना प्राचलिक रूप में हो तो रो बराबर आपको किस तरह से फाइंड करनी है? एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2। डैश का मतलब एक बार आप कलन भैया ना, एक्स डबल डैश वाई डैश माइनस एक्स डैश वाई डबल डैश। ठीक है, ये वक्रता के तीनों फॉर्मूले याद रखना, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप इजीली सॉल्व कर देंगे। आपको कोई फलन दिया आएगा, आप उसमें फॉर्मूले अप्लाई करना और आप फलन वगैरह करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब मैं इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करवा रहा, फिर तो भाई वही सिस्टम हो जाता कि लेक्चर बढ़ते जाते, लेकिन इस पर अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करना। एक बात तो सुन लेना भाई, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मत करना भाई। जिन फ्रेंड्स के पास बुक है वो विशेष कर ध्यान रखना, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है भी तो पूरे जो पेपर आएगा उसमें इसको एक क्वेश्चन मिलेगा। जितने भी एग्जाम्पल हैं सबकी एग्जाम्पल करना, वैसे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आना है। मैंने आपके लिए लेक्चर डाल दिया, उसमें 40+ क्वेश्चन बताए, उन सभी क्वेश्चन को करना, लेकिन भाई जो एग्जाम्पल होते हैं ना उन पर अवश्य प्रैक्टिस कर लिया करो, देख लिया करो हल्का से एक दो बार। मैथ है भाई, है ना, ऐसा सेम बोल रहता है, मैथ तो क्वेश्चन तो उठा देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आता। एक्सरसाइज से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता, एक कोई एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन पे कितने होते हैं। मैंने स्वयं देखता हूँ भाई, फर्स्ट सेमेस्टर देखता रहा हूँ, सिक्स में हो गया, लेकिन
एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल आते हैं, और डिफरेंट कैलकुलस इंटीग्रेशन इनमें तो डायरेक्ट एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, अथॉरिटिकल बुक चलती है उनमें थोड़ा आ जाता है भीतर से। अब देखना नेक्स्ट टॉपिक, चाप का अवकलज। चाप का अवकलज किस तरह से निकालना है आपको। चाप का अवकलज फर्स्ट देखना कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में देखिए ds अपॉन dx, जब x अक्ष के समांतर हो तब निकालना है 1 प्लस में dy अपॉन dx का स्क्वायर, है ना। और जब y अक्ष के समांतर हो ds अपॉन dy, तो आपको निकालना है 1 प्लस में dx अपॉन dy का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड देखना ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप में किस, ध्रुवीय कार्तीय रूप ये सब तो आप जानते होंगे ना। ध्रुवीय रूप में इस तरह से r थीटा के रूप में, इसके रूप में r थीटा के रूप में, तब यहां से आपको किस तरह से निकालना है, ds अपॉन में d थीटा इक्वल में आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर। एक तो ये सूत्र हो जाएगा। सेकंड है इसी में ds अपॉन डी आर इक्वल में 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन में डी आर का स्क्वायर। ठीक है, डी आर का स्क्वायर। थर्ड रूप देखना जब प्राचलिक रूप में हो, जब आपको इक्वेशन किस में हो, प्राचलिक रूप में, यानी कि x बराबर एक्स टी, वाई बराबर वाई टी, इस तरह से हो प्राचलिक रूप में, इस तरह से x बराबर एक्स टी, वाई बराबर वाई टी, तब आपको किस तरह से निकालना है, डी एस अपॉन डी टी इक्वल में अंडरूट डी एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कार्तीय रूप में। ध्रुवीय रूप में, प्राचलिक रूप में, एक याद रखना आप, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होता है, टेन साई के। ये जो काम में लिया जाएगा वो आपको यूज में आएगा, ध्रुवांतर तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया ना, ये क्वेश्चन 100% आएगा। ध्रुवांतर तथा स्पर्श रेखा के मध्य संबंध को सत्यापित कीजिए, कर लेना भाई अच्छे से। हमारे नहीं आया था, लेकिन आपके जो उसमें लास्ट ईयर भी आया था, आपके अब भी आ सकता है। ध्रुवांतर तथा स्पर्श रेखा के मध्य संबंध को व्यक्त कीजिए। स्पर्श रेखा के मध्य संबंध, रिलेशन को व्यक्त कीजिए। ध्रुवांतर तथा स्पर्श रेखा के मध्य टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन में डी आर। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा इस पर, लेकिन डायरेक्ट आपसे प्रूफ करवाएगा, बस तो अच्छे से कर लेना। इसमें ये सूत्र भी यूज में लिया जाएगा एक बार बीच में, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन साई। साथ में आपको याद होना चाहिए कि साई बराबर होता है थीटा प्लस में फाई। एक याद रखना, साई बराबर क्या होता है, थीटा प्लस में फाई। एक और है भाई वो कोसाई, वो तो यूज में नहीं ले जाएंगे, आपके लिए काम की चीज नहीं है, तो ये याद रख लेना। टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लेक्चर डाला है, उसमें भी बताया हुआ है कि ध्रुवांतर तथा स्पर्श रेखा के मध्य संबंध को व्यक्त कीजिए। तो आपको सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट सूत्र ये, डायरेक्ट सूत्र भी याद होना चाहिए भाई आपको। टेन फाई बराबर क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। नेक्स्ट देखना, लास्ट टॉपिक है पदिक समीकरण, पैरेलल इक्वेशन। इससे क्वेश्चन अवश्य आना है, पैरेलल इक्वेशन से चाप का अवकलज। क्वेश्चन एक ही आएगा, चाप का अवकलज ज्ञात कीजिए, वे पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, इस तरह से ज्वाइंट होकर आएगा पदिक समीकरण। पदिक समीकरण, पदिक समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए यदि दिए हुए वक्र में, यदि लिख लीजिए आप, है ना, यदि दिए हुए वक्र में आर पी बराबर आर व थीटा के मध्य, यदि दिए हुए वक्र में हम पी नहीं आर और थीटा के मध्य संबंध को पी तथा आर के द्वारा व्यक्त करें, तो उसको क्या बोलते हैं, पदिक समीकरण बोलते हैं। या जो पी होता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई होती है। पी क्या होता है, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई होता है। लेकिन वो डेफिनेशन वगैरह आप देख लेना, जो काम का पैटर्न है वो देखिए। इसके भी दो तरीके हैं, लेकिन फर्स्ट तरीका है वो आपको मैं बता रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन आना है। सेकंड तरीका आपने पढ़ा होगा भाई 12th क्लास में, ये पढ़कर आए हैं आप, 11th है 12th में आपने अवश्य पढ़ा होगा। 12th में पदिक समीकरण इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है 12th में। पदिक समीकरण, अगर आपने यूनिट नंबर
सेवन और फिफ्थ है ना, और एक सेकंड में तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वो थी शायद। अच्छे से पढ़िए ना तो डिफरेंट कैलकुलस और इंटीग्रेशन में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक जो नवी यूनिट है वो आपके काम आएगी थर्ड सेमेस्टर में। तो 12th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा, जिसमें समघात फलन, रेखिक अवकल समीकरण, यहाँ पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है ना। जिसका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा है ना भाई, उसको तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके पैटर्न में, तो मैथ्स में बैक लगेगी नहीं, क्योंकि आपके जो थ्योरेटिकल बुक है उनके साथ कैलकुलेशन की बुक को ऐड किया हुआ है। लेकिन अलग अलग बुक होती है ना, जब रियल की, अलजेब्रा की, कॉम्प्लेक्स की, डायनेमिक्स की, ये तो सारी फाइनल ईयर में तो सारी थ्योरेटिकल है। लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके साथ तो ज्वाइन कर रखा है कैलकुलेशन वाले पार्ट को। पदिक समीकरण देखिए, आर्टीजा। आप लोगों को लगता है कि एलबी जो है हार्ड है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, क्योंकि आपके कंपलसरी के नंबर भी ऐड होते हैं, आपके जो परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, और या आपके फिर कम प्रैक्टिकल भी 2 बार हो रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकल भी 2 बार हो रहे हैं, नहीं प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलता है आप लोगों के, तो जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है उसमें 40-40 नंबर आ जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है हम लोगों का, उसमें से 60, 65, 70 ही रख दिया जाता है बस। साथ में तुम ये लोग एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, इसमें भी या अच्छे से नंबर आते हैं खूब। आपका 50 मार्क्स का होता है, उसमें लगभग सभी स्टूडेंट्स के मेरे हिसाब से 40 प्लस का स्कोर होना चाहिए, जो आपकी परसेंटेज को बढ़ाता है। जिन स्टूडेंट्स का क्रेडिट स्कोर कर रहा है वो ध्यान रखना, इस बार अच्छे से मेहनत करना। 24 से नीचे आएगा वो, उनका वो फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे। किसमें रह जाएंगे? फर्स्ट ईयर में रह जाएंगे। तो भी बस आप लोगों ने कुछ नहीं, हवा बना रखी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि बैक जो हमारे पैटर्न है इसमें नहीं लगती, खूब लगती है बहुत सा। अब जो फिफ्थ सेमेस्टर में आया है उसका रिजल्ट भी आया है, अब इनको एक बार सप्लीमेंट्री का ऑफर भी मिलेगा, है ना। खूब लगी अब विवेक। इससे पहले जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो 50% स्टूडेंट्स का क्या था, सेमेस्टर 2 था। सेमेस्टर 2 का मतलब सारे तेरे के तेरे पेपर आपको दोबारा से देने होते थे। आपके तो पेपर ही 6 हो गए, तुमसे डबल पेपर होते। फर्स्ट ईयर में 52 पेपर दिए थे एक ईयर में, ठीक है। तो आप हवा मत बनाइए, बाकी आपने सिर्फ सोच बना रखी है कि बैक लगती है, ऐसा कुछ नहीं। जब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं भाई जो मेरी नज़र में हैं, जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, जो थर्ड सेमेस्टर तक पहुंच गए, उनके अभी तक बैक नहीं है। आपका ही पैटर्न है, देख लेना। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपका थोड़ा लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, वो हम कह सकते हैं हाँ हल्की सी गलती होती है कॉलेज के द्वारा। कुछ स्टूडेंट्स के जैसे एक एक 2-2 नंबर है फिजिक्स में 80 में से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना तो सब किसी को आता है। पता नहीं भाई ये सब्जेक्ट पर पकड़ बनाते हैं। अब देखिए, आप मेहनत करते जाना, बाकी साइड में बस पढ़ लिया करो भाई। पदिक समीकरण देखिए, यदि वक्र का समीकरण एफ बराबर आर थीटा, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देना। इस तरह से आपको दी हुई क्वेश्चन आएगी, जिसको आप एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेना। उसमें आपको सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, 1/p² बराबर आर स्क्वायर, ध्यान आ रहा हो तो 12th क्लास में पढ़ा है, आर की पावर 4 डी थीटा अपॉन में डी आर का स्क्वायर। ये आपको निकालना है। 100% श्योर है, इस पर क्वेश्चन अवश्य आएगा भी, इस पर इम्पोर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। याद होना चाहिए, 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर, ठीक है। भी जो मैथ ऑनर्स से हैं वो स्टूडेंट्स, वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, तो आपके एक ही तो बुक अलग चलती है। लेकिन आपका तो मैथ ऑनर्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। सबसे जो बड़ा फायदा हुआ है इसमें एनईपी में, वो ऑनर्स में हुआ है। बाकी जब ऑनर्स अलग से चलता है ना, तो उसमें भी पेपर ये अलग ही सिस्टम होता है। तुम्हारा तो सेम पेपर हो जाता है 120 का, हमारा 35 का होता है, ऑनर्स वालों का 70 का होता है, डबल होता है उनका, ठीक है। अब आपके लिए 4 साल की बीएससी है भाई, ऑनर्स में वैसे 3 साल की सफिशेंट है। जिनको मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो देख लेना जाकर, कि 3 साल 4 साल क्या सिस्टम, वो सारा उसमें समझ लेना। बार बार हर वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मैसेज करके अब भी पूछते हैं कि फर्स्ट ईयर में रख दिए जाएंगे, या इस तरह से विंडो पर बोल दिया किसी ने, सर ने, कि जिन बैक लग गई तो आपको फर्स्ट ईयर में रख दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करेगा। 24 से नीचे नहीं आ गया तो वो क्या रह जाएगा, फर्स्ट ईयर में रह जाएगा। बार बार बता चुका हूँ क्रेडिट स्कोर किस तरह से निकालते हैं। एक क्रेडिट स्कोर बनता है 25 मार्क्स से, यानी कि आपका जो टोटल स्कोर है उसमें 25 का डिवाइड करके देख लेना, आपका जो अर्न क्रेडिट स्कोर आ जाएगा। और आपको लाना कितना है वो आप देख लेना सेकंड सेमेस्टर में। बहुत से स्टूडेंट होंगे भाई, टोटल सेकंड ईयर में और बायो मैथ्स को मिलाकर 900 के करीब एडमिशन हुए थे लास्ट ईयर, जिनमें से 450 स्टूडेंट्स रह गए थे। अब देख लेना आप क्या हाल है। हो गया ना परीक्षा समीकरण?
कंप्लीट है भाई डिफरेंट कैलकुलस की बुक। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में आपने पढ़ा आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन सारे फॉर्मूले याद रखना। सेकंड पढ़ा समघात फलन, समघात फलन। थर्ड पढ़ा आयलर समीकरण, आयलर प्रमेय, अब इस क्वेश्चन आएगा आयलर समीकरण या आयलर प्रमेय। फोर्थ पढ़ा आपने अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शियां, इससे भी क्वेश्चन आना भी। फिफ्थ पढ़ा आपने पद मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सिक्स पढ़वाया था मैंने आपको अनवलोक, सॉरी वो दिग्बिंदु और हो गया एक ना। सेवन अनवलोक और एक वक्रता, चाप का अवकलज व पदिक समीकरण। ये टॉपिक हैं भाई जो डिफरेंट कैलकुलस में है इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आना है, बाकी का कुछ मत पढ़ना। ये टॉपिक्स मैंने समझा दिए हैं, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करना। न्यूमेरिकल करना आपके हाथ में, न्यूमेरिकल तो मैं जब एक दो मैंने करवाए दिए, बाकी आपको ही करने हैं। इसी तरह से मैं जो इंट्रीगेशन की बुक है उसका पार्ट भी समझा दूंगा आपको। जो मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से बस पढ़ना भाई, विश्वास रखना। अब तो आपको विश्वास हो ही गया है, क्योंकि एक बार आप फर्स्ट सेमेस्टर में धोखा खा चुके हैं, तो आपको विश्वास हो गया। हो जाएगा, नहीं हुआ तो धीरे धीरे पहुंचेंगे फाइनल तक। सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक किया करो भाई और कमेंट्स किया करो सभी, है ना। मेहनत बहुत की गई है इस वीडियो में आपके लिए, 3 बार बना चुका हूँ। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन का लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें भाई। बाकी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के लेक्चर डाल दिए जाएंगे।